नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द प्रदीप आईएएस अकेडमी के यूट्यूब सेशन में। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं 26 से लेके 31 मई के बीच में उन सभी करंट अफेयर का जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा मुद्दे में रहे हैं और जिन सभी से यूपीएससी, आईएएस, ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो उन सभी करंट अफेयर का हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको समय समय पे इस वीडियो का आपको अपडेट ज़रूर मिलते रहे। आज के इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लें और वहां से आज के इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे आज के सवाल नंबर पहले की ओर। आज के सेशन का प्रश्न क्रमांक पहला है, सुगौली समझौता क्या है? आपका कथन नंबर पहला है, ऑप्शन नंबर पहला है नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1816 का समझौता। ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस के मध्य 1954 का समझौता। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और भारत के बीच 1960 का समझौता। ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश का 1972 का समझौता। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सवाल मैंने आपको क्यों दिया है और न्यूज़ में ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो सवाल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ वो सवाल हाल ही में किन मुद्दों से रिलेटेड रहे हैं, किन मुद्दों से संबंधित रहे हैं। इस कारण से जिनसे यूपीएससी सवाल पूछ लेते हैं तो आपको उन मुद्दों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सवाल की पृष्ठभूमि समझते हैं टॉपिक एनालिसिस में। हाल ही में नेपाल उत्तराखंड के कालापानी और लिपुलेख समेत कई हिस्सों पर अपना दावा पेश करता रहा है। भारत ने गत सप्ताह लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया तो नेपाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। नेपाल ने कहा कि वह सीमा विवाद पर भारत के साथ वार्ता के लिए कोरोना वायरस संकट के खत्म होने की प्रतीक्षा नहीं करेगा। गत वर्ष नवंबर महीने में जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विभाजन किया था और जम्मू कश्मीर व लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था और दोनों का नया नक्शा निर्गत किया था, तब कालापानी भी उस नक्शे में सम्मिलित था। उस समय भी नेपाल ने आपत्ति जताई थी और दावा किया था कालापानी उसके क्षेत्र में आता है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है। दरअसल बात ये है कि हाल ही में भारत ने क्या किया है, अभी कैलाश मानसरोवर रोड लिंक परियोजना का उद्घाटन किया है और नेपाल का नक्शा और भारत के नक्शे, जैसे कि ये आपके भारत की बाउंड्री लाइन है और ये नेपाल की बाउंड्री लाइन है। आप इसको ऐसे समझें कि ये भारत हो गया, यहाँ पे आपका ये इंडिया हो गया और ये आपका क्या हो गया, नेपाल हो गया। अब जब यहाँ पे काला पानी वाले उत्तराखंड वाले क्षेत्र में यहाँ पे जो काला पानी का क्षेत्र है तो नेपाल कहता है कि ये वाला जो काला पानी वाला जो क्षेत्र है वो नेपाल का है, जबकि इंडिया कहता है कि ये वाला क्षेत्र मेरा है। और यहीं कहीं पे इन्होंने काला पानी के पास में ही कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का इन्होंने उद्घाटन किया है। इस कारण से ये क्षेत्र फिर से क्या हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, विवादित हो गया है। इस कारण से दोनों देश के बीच के जो आपस के संबंध हैं उनमें तनाव आ गया है और इसी कारण से ये यूपीएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। कुछ और तथ्यों के बारे में हम जानते हैं। बात करते हैं काला पानी की। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पूरा कंप्लीट रूप से लेख भी आया हुआ था। इसकी कंप्लीट डिटेल टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में 26 मई के पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये वहाँ से ये न्यूज़ मैंने आपके लिए उठाया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि काला पानी कहाँ है। काला पानी 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दर्शाता है। काला पानी की ऊंचाई की अगर बात करें तो यह 3600 मीटर है। वर्ष 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद से काला पानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नियंत्रण में है। तो ये आपने समझा कि काला पानी कहाँ पे है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये इंडिया का नक्शा है और ये यहाँ पे चाइना और ये नेपाल। आप ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड वाली जगह पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर भारत के नक्शे में आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये वाला पॉइंट है और जूम करके देखेंगे आप तो ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो ये वाले पॉइंट में इंडिया कहता है कि ये मेरा जगह है, नेपाल कहता है कि ये मेरी जगह है। इस कारण से ये आपको डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। आप ये वाली पिक्चर में देखेंगे तो आपको ये पूरा पॉइंट यहाँ पर समझ में आएगा। तो काला पानी की हमने जगह देखा कि काला पानी भारत के उत्तराखंड वाले क्षेत्र में है जबकि नेपाल इसे अपना हिस्सा मानता है। इस कारण से ये दोनों देश आपस में अब क्या हो गए हैं, तनाव इन दोनों के बीच में आ गया है और इसीलिए ये हाल ही में मुद्दे में रहा है।
अब बात करते हैं सुगौली समझौता की। सुगौली समझौता हाल ही में मुद्दे में इसलिए हुआ था क्योंकि नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच का ये समझौता था। इसको अगर हम पूरी डिटेल से देखें तो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगौली समझौता वर्ष 1816 में हुआ था। इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली काली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है। हालांकि सर्वेक्षण करने वाले ब्रिटिश अधिकारी ने काली नदी के उद्गम एक से अधिक बताए थे, इसलिए भारत और नेपाल में इस नदी को लेकर विवाद चला आ रहा है। नेपाल का दावा है कि काली नदी का उद्गम नेपाल में है और भारत कहता है कि इसका उद्गम भारत में है। इसी बात को लेकर दोनों कालापानी क्षेत्र पर दावा करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये आपका सुगौली समझौते के समय का क्षेत्र है। इन क्षेत्र के बीच में ही ये समझौता हुआ था कि सुगौली समझौता। तो सुगौली समझौता हाल ही में मुद्दे में रहा है और यहाँ से आपको यूपीएससी मेंस में आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा कि ये समझौता कब हुआ, किसके बीच हुआ और इस समझौते में क्या क्या बातें हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1816 में सुगौली समझौता जो हुआ था नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुआ था। और ये ब्रिटिश इंडिया नेपाल के बीच में जो समझौता हुआ था, ये समझौता काला पानी वाले क्षेत्र को लेके हुआ था और काला पानी को ही इन्होंने नेपाल और इंडिया के बीच की बॉर्डर भी कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। परंतु हाल ही में मुद्दे में ये चीज़ें आ गई हैं कि इंडिया कहता है काला पानी मेरा क्षेत्र है और नेपाल कहता है काला पानी मेरा क्षेत्र है। इस कारण से ये अभी हाल ही में मुद्दे में है। तो ये था सुगौली समझौते के बारे में। अगर प्रश्न की हम बात करें सुगौली समझौता के बारे में तो आपको एनालिसिस देखने के बाद स्पष्ट रूप से इसका आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच वर्ष 1816 का यह एक समझौता है जिसे हम क्या कहते हैं, सुगौली समझौता के नाम से जानते हैं। अगर इन अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो भारत और फ्रांस के मध्य में जो 1954 का समझौता हुआ था, तो मैं आपको बता दूं इस समझौते का नाम था समर्पण संधि। आप इसे ऐसे करके याद रख सकते हैं, समर्पण संधि, आप इसे ध्यान रखें। तो इसका नाम था समर्पण संधि। अगर पाक और भारत के बीच में 1960 के समझौते की अगर हम बात करें तो लगभग सभी लोगों को पता होगा ये सिंधु जल समझौता था। आपको ये पता होगा ये सिंधु जल समझौता था। और भारत और बांग्लादेश के बीच में 1972 का जो समझौता था ये शांति वार्ता हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। जब बांग्लादेश भारत से अकेला अलग हुआ था तब शांति वार्ता हुई थी 1972 में। तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं, जबकि सुगौली समझौता आपका नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के साथ में है। तो आपको समझ में आया होगा कि इन चारों ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें थी और हमारा सही आंसर क्या था। बढ़ते हैं हम आज के हमारे प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। आज का प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। कथन नंबर 1, जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति अब वहां का निवासी कहलाएगा। कथन नंबर 2, जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी पदों में नियुक्ति के लिए डोमिसाइल मतलब मूल निवास पत्र जो होता है उसे इंग्लिश में डोमिसाइल कहा जाता है, नियमावली अनिवार्य नहीं होगी, ऐसा इसमें कथन में दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि हाल ही में ये मुद्दे में क्यों रही है ये न्यूज़। तो आपको बता दूं पिछले दिनों भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा जिसे विकेंद्रीकरण तथा नियुक्ति अधिनियम 2010 में संशोधन करते हुए स्थायी निवासियों इस शब्द युग्म को हटाकर वहां यह डाल दिया है जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र के डोमिसाइल। साथ ही डोमिसाइल की परिभाषा बदलते हुए एक आदेश निर्गत किया गया है जिसका नाम जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन राज्य कानूनों का अनुकूलन आदेश 2020 है। यह आदेश जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुभाग 96 के अंदर निकाला गया है। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं यह भी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में रहने वाले मूल निवासियों के लिए कुछ नए नियम कानून बना दिए गए हैं जिससे ये स्पष्ट होगा कि कौन व्यक्ति वहाँ का लोकल इंसान कहलाएगा, मतलब वहाँ का नागरिक कहलाएगा जम्मू कश्मीर के राज्य का, और कौन व्यक्ति वहाँ का नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति बाहर से अगर वहाँ आके रह रहा है तो कौन कौन से नियम और शर्तें वहाँ पे लागू होंगे जिस कारण से वो वहाँ का एक नियमित स्थायी निवासी बन जाएगा। तो इससे संबंधित ये एक न्यूज़ आई हुई थी जो कि आपके यूपीएससी मेंस के लिए GS2 पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। तो जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण तथा नियुक्ति अधिनियम 2010 ये जो अधिनियम पास हुआ है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। यह अधिनियम जिला प्रभाग और राज्य के कैडर पदों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए पारित हुआ था।
इसके अनुसार राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए जम्मू एवं कश्मीर के केवल स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्थायी निवासी ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? आपकी सिविल सेवा के लिए। अगर हम मुख्य परिवर्तन की अगर यहाँ बात करें इस अधिनियम में, तो अब से जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी पदों में नियुक्ति के लिए डोमिसाइल नियमावली चलेगी। मतलब वहाँ का आपको क्या देना पड़ेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे दिखाना ज़रूरी होगा, तभी आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी सरकारी पदों की नियुक्ति के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। डोमिसाइल प्रमाण पत्र निर्गत करने की शक्ति वहाँ पे किसे दी जाएगी? तहसीलदार को दी गई है। अगर आप इसी राज्य में रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो आपने देखा होगा कि आपको मध्य प्रदेश का एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, जिसे इंग्लिश में डोमिसाइल कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी तहसीलदार ही इसका काम करता है। तो इस जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये पावर किसे दी गई है? तहसीलदार को ही दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं नए डोमिसाइल नियम यहाँ पे क्या क्या आए हैं, तो उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। अब हाल ही में जो नियम आया है उसमें जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति अब वहाँ का क्या कहलाएगा? स्थायी निवासी कहलाएगा। जो व्यक्ति वहाँ पे 15 साल तक से रह रहा है वो व्यक्ति अब वहाँ का क्या बन जाएगा? स्थायी निवासी बन जाएगा। जिस भी शख्स ने जम्मू कश्मीर में 15 साल बिताए हैं या जिसने यहाँ 7 साल पढ़ाई की और 10वीं 12वीं की परीक्षा यहीं के किसी स्थानीय संस्थान से दी है, वह यहाँ का निवासी होगा। इसमें उन केंद्र सरकार के अधिकारियों के बच्चे, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वैधानिक निकायों के अधिकारी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारी और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान शामिल हैं, जिन्होंने 10 वर्षों की कुल अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर में सेवाएं दी हैं। इस कानून ने तहसीलदारों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिकार दिया है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार को भी अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। आपने देखा कि जो भी यहाँ पे नए नियम लागू किए गए हैं उनमें जो नियमावली दी गई हुई है वो कुछ इस प्रकार है। कुछ और अन्य नियमों की अगर हम बात करें तो उपयुक्त शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के केंद्र के स्तर 4 जिसे 25,500 से अधिक के वेतनमान वाले किसी भी पद की नियुक्ति के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के निवासी के रूप में समझा जाएगा। हालांकि यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के में सेवारत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और 10 साल से अधिक समय से जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी गैर स्थानीय लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा। जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम के 5A के मुताबिक इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति जब तक वह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का निवासी नहीं है तब तक स्तर 4 जिसे 25,500 के वेतनमान माना जाता है से अधिक के वेतनमान वाले पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। स्तर 4 में जूनियर सहायक कांस्टेबल जैसे पद शामिल हैं, जिन्हें गैर राजपत्रित पदों की सबसे निचली श्रेणी के रूप में माना जाता है। यह इंगित करता है कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के अधिवासियों को वर्ग 4 और गैर राजपत्रित पदों पर अनन्य अधिकार होगा। जम्मू और कश्मीर निवासी सहित सभी भारतीय नागरिक शेष अराजपत्रित और राजपत्रित पदों के लिए पात्र होंगे। विदित हो कि 5 अगस्त से पहले जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में सभी नौकरियां विशेष रूप से राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित थी। तो ये कुछ नियम शर्तें हैं जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के इन निवासियों के लिए बनाए गए हैं। आपको याद दिला दूं कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द किया गया था। धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान था और अनुच्छेद 35A ने बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने और बाहरी निवासियों के लिए नौकरी पर रोक लगा दी रखी। 1954 में घोषित अनुच्छेद 35A को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत बनाए गए एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया था। तो ये था हमारे प्रश्न से संबंधित एनालिसिस। बात करते हैं हम अब प्रश्न की। प्रश्न था हमारा, जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति अब वहाँ का निवासी कहलाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यह कथन सही है, क्योंकि अब यहाँ पे 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति यहाँ का स्थायी निवासी कहलाएगा।
कथन नंबर दूसरा था जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी पदों में नियुक्ति के लिए डोमिसाइल नियमावली अनिवार्य नहीं है लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अगर किसी भी सरकारी पद में अगर पद चाहिए तो आपको अपना लोकल डोमिसाइल नियमावली दिखाना पड़ेगा। तो ये कथन आपका क्या होगा, गलत होगा। इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा केवल एक, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का सही होगा। बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। आज का प्रश्न क्रमांक 3 है, CTBT के संदर्भ में विचार कर सही विकल्प चुनिए। कथन नंबर पहला, CTBT एक ऐसी संधि है जो सभी प्रकार के आणविक विस्फोट को निषिद्ध करती है। कथन नंबर दूसरा, भारत इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है। आपके ये दोनों कथनों को आपको विचार करना है और आपको बताना है कि क्या इसमें केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, या दोनों सही हैं, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। पहले जान लेते हैं कि हाल ही में CTBT न्यूज़ में क्यों रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 28 साल बाद परमाणु बम परीक्षण पर विचार कर रहे थे। विदित हो कि अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में परमाणु परीक्षण किया था। माना जा रहा है कि इस परीक्षण का मकसद अपने हथियारों की विश्वसनीयता को परखना और नए डिज़ाइन वाले हथियार बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करने का विचार कैसे आया उनके मन में। तो बता दूं मैं आपको कि अप्रैल महीने के मध्य में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निर्गत किया था जो शस्त्र नियंत्रण, अप्रसार एवं निरस्त्रीकरण समझौते एवं प्रतिबद्धताओं के अनुपालन के विषय में था। इस रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई कि व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT कहा जाता है, का उल्लंघन करते हुए चीन अपने लोकनूर परीक्षण स्थल पर कम शक्ति वाले आणविक अस्त्रों का परीक्षण कर रहा है। रिपोर्ट में रूस पर भी CTBT के शून्य उत्पादन, जिसे जीरो यील्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, लक्ष्य का उल्लंघन करते हुए आणविक अस्त्र प्रयोग कर आरोप है। यद्यपि ऐसे प्रयोगों की संख्या अनिश्चित है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के हेड हैं, ये उन दोनों के बीच की ट्रीटी की पिक्चर है। और हाल ही में ये न्यूज़ में भी रहे हैं दोनों। और क्यों रहे हैं ये जैसा कि मैंने आपको बताया। कुछ और बातें जान लेते हैं। फरवरी वर्ष 2021 में अमेरिका और रूस के बीच आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी ख़त्म हो रही है। रूस ने कई बार अमेरिका से इस ट्रीटी को 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए कहा है। अमेरिका का कहना है कि वह अब इस ट्रीटी को तभी बढ़ाएगा जब इसमें चीन, ब्रिटेन और फ्रांस भी आएंगे। 1945 के बाद से कम 8 देशों ने लगभग 2000 परमाणु परीक्षण किए हैं। इनमें से अमेरिका ने अकेले 1000 से अधिक परीक्षण किए थे। अगर बात करें CTBT की, तो CTBT एक ऐसी संधि है जो सभी प्रकार के आणविक विस्फोट को निषिद्ध करती है। इस संधि की रूपरेखा जिनेवा में हुए निरस्त्रीकरण सम्मेलन में तैयार की गई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंगीकृत कर लिया था। 24 सितंबर वर्ष 1996 से यह संधि हस्ताक्षर के लिए खुली हुई है। संधि की अनुसूची 2 में वर्णित सभी 44 देशों के अनुमोदन के उपरांत यह संधि लागू हो जाएगी। ये वे देश हैं जो संधि पर विचार और अंगीकरण के समय परमाणु सुविधाओं से लैस थे। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने अभी तक इस संधि में क्या किया है, हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत और CTBT के संबंध में अगर कुछ और तथ्य जानें तो भारत को आरंभ से ही CTBT पर कुछ आपत्तियां हैं। भारत भी चाहता है कि वह विश्व आणविक अस्त्रों से मुक्त हो, पर उसका कहना है कि निरस्त्रीकरण एक अंतिम लक्ष्य है जिसका मार्ग परीक्षण पर प्रतिबंध से होकर जाता है। भारत के अनुसार यह एक जटिल विषय है। भारत को संधि की धारा 14 के एंट्री इनटू फोर्स EIF अनुच्छेद पर भी आपत्ति है, क्योंकि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में प्रतिभागिता को स्वेच्छा से रोके रखने के अधिकार का यह उल्लंघन है। अगर हम बात करें कि यह संधि की आवश्यकता आखिरकार है क्यों, तो आणविक निरस्त्रीकरण और आणविक अप्रसार के लक्ष्य को पाने में CTBT की एक प्रमुख भूमिका है। इस संधि के बने हुए 20 वर्ष हो गए हैं, पर अभी भी इसे लागू नहीं किया जा सका है। इसे लागू करने में विफलता के कारण इसे पूरे तौर से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। अगर बात करें हम प्रश्न की, तो CTBT के संदर्भ में विचार करने के दौरान और एनालिसिस देखने के दौरान कथनों पे अगर हम आते हैं, तो CTBT एक ऐसी संधि है जो सभी प्रकार के आणविक विस्फोट को निषिद्ध करती है। यह एकदम कथन सही है।
भारत इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है, यह कथन गलत है। जैसा कि आपने जाना, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इसमें अभी तक क्या किया है, हस्ताक्षर नहीं किया है। तो कथन क्रमांक दूसरा आपका गलत होगा। इस हिसाब से सही विकल्प में आपका केवल एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। आज का प्रश्न क्रमांक 4 है, पुरंदरदास के संदर्भ में विचार कर सही विकल्प को चुनना है। कथन नंबर पहला, यह तेलुगु संगीत के महान संगीतकार थे। कथन नंबर दूसरा, इन्हें तेलुगु संगीत जगत का पितामह माना जाता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले जान लेते हैं कि पुरंदरदास आखिरकार न्यूज़ में क्यों थे। तो हाल ही में पुरातत्व, विरासत एवं संग्रहालय विभाग, जिसे इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, हेरिटेज एंड म्यूजियम कहा जाता है, कर्नाटक के तीर्थहल्ली तालुका के आरगा ग्राम पंचायत के केशवापुरा में अनुसंधान कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। इस शोध का उद्देश्य पुरंदरदास के जन्म स्थान के बारे में स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य का पता लगाना है। अगर हम मुख्य तथ्य की हम बात करें तो पुरंदरदास के जन्म स्थान से संबंधित रहस्य को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने कन्नड़ विश्वविद्यालय हम्पी को एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया था। इस समिति में R.K. पद्मनाभ जो कि संगीत विशेषज्ञ हैं, लीला देवी R. प्रसाद जो कि कन्नड़ एवं संस्कृति की पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, कन्नड़ भक्ति साहित्य के विशेषज्ञ A.V. नावादा, वीरन्ना राजूरा। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस मुद्दे, जिसे पुरंदरदास के जन्म स्थान से संबंधित कहा गया, पर और शोध करने की सिफारिश की थी। तो जानते हैं सबसे पहले कि पुरंदरदास कौन थे। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार थे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार थे। इनकी कई कृतियाँ समकालीन तेलुगु गायकार अन्नमचार्य से प्रेरित थे। इन्हें कर्नाटक संगीत जगत के पितामह मानते हैं। शिलालेखों के प्रमाणानुसार माना जाता है कि पुरंदरदास का जन्म कर्नाटक के शिवमोगा जिले में तीर्थहल्ली के पास छेमपुरा में वर्ष 1484 ईस्वी में हुआ था। हालांकि कुछ मतानुसार पुणे से 81 मील दूर स्थित पुरंदर घाट को उनका पैतृक शहर मानते हैं। यह धनी व्यापारी परिवार में जन्मे पुरंदरदास का नाम श्रीनिवास नायक रखा गया था। उन्होंने अपने परिवार की परंपराओं के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत, कन्नड़ और पवित्र संगीत की प्रवीणता प्राप्त की। अपने पैतृक कारोबार को संभालने के बाद पुरंदरदास नवकोटि नारायण के रूप में लोकप्रिय हो गए। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपने परिवार के साथ एक चारण का जीवन व्यतीत करने के लिए घर छोड़ दिया। कालांतर में उनकी भेंट ऋषि व्यास तीर्थ, जिन्हें माधव दर्शन के मुख्य समर्थकों में से एक माना जाता है, से हुई थी, जिन्होंने वर्ष 1525 में उन्हें दीक्षा देकर एक नया नाम पुरंदरदास दिया। उन्होंने अनेक कीर्तनों, जिसे भक्ति गीत भी कहते हैं, की रचना की। उनकी रचनाओं में से अधिकांश कन्नड़ में हैं और कुछ संस्कृत में भी हैं। उन्होंने पुरंदर विट्ठल नामक उपनाम से अपनी रचनाओं पर हस्ताक्षर किए। उनकी रचनाओं में भाव, राग और लय का एक अद्भुत संयोजन मिलता है। वर्ष 1564 में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। पुरंदरदास ने संगीत शिक्षा के लिए बुनियादी पैमाने राग मलावा गोवला की रचना की और स्वरावली, अलंकार, लक्षण गीत, गीत प्रबंध, उगभोग, सुलादी और कृति के रूप में वर्गीकृत अभ्यास की श्रृंखला के माध्यम से कर्नाटक संगीत शिक्षण पद्धति का प्रारंभ किया, जिसका आज भी अनुसरण किया जाता है। अब ये तो था पुरंदरदास के जीवन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट और फैक्चुअल तथ्य जो कि आपको प्री में देखने को मिलते हैं, परंतु मुख्य परीक्षा के हिसाब से, मेंस के हिसाब से इस वाले टॉपिक से जो GS 1 में आपको क्वेश्चन आ सकता है वो ये आएगा कि हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के मध्य में मुख्य अंतर क्या हो सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये स्लाइड में आपके लिए ये भी एक कंप्लीट नोट्स के रूप में दे दिया है। आप इसे प्रॉपरली नोट डाउन करके इसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो पहले जान लेते हैं हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के बीच में जो मुख्य अंतर है वो कुछ इस प्रकार है। हिंदुस्तानी संगीत में गायिका के मुख्य रूप ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा और गज़ल होते हैं, जबकि कर्नाटक संगीत में आलापन, निरावल, कल्पना स्वरम, रागम थान, पल्लवी होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पर तुर्की, फारसी, जिसे ख्याल, कव्वाली भी कहते हैं, संगीत के तत्वों का प्रभाव है,
जबकि कर्नाटक संगीत पर कोई तुर्की फ़ारसी प्रभाव नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत में राग को समय के अनुसार गाने की एक व्यवस्था है जो कि कर्नाटक संगीत में दिखाई नहीं देती। हिंदुस्तानी संगीत में एक से अधिक गायन शैलियाँ हैं जिन्हें घरानों के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत में एक ही शैली होती है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर, सरोद, शहनाई, वायलिन और बांसुरी का उपयोग हिंदुस्तानी संगीत में देखा जा सकता है, जबकि कर्नाटक संगीत में वीणा, मृदगम, मैंडोलिन, जल तरंग, वायलिन और बांसुरी का ही प्रयोग अधिकतर देखा जाता है। कर्नाटक संगीत में कंपित स्वर का प्रयोग होता है जो कि हिंदुस्तानी संगीत में नहीं मिलता है। हिंदुस्तानी संगीत का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसका प्रभाव नेपाल और अफगानिस्तान सहित पूरे उत्तर भारत एवं दक्कन तक है, जबकि कर्नाटक संगीत का विस्तार केवल दक्षिण भारतीय राज्यों तक ही सीमित है। कर्नाटक संगीत में 72 राग होते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में 6 मुख्य राग और अनेक रागिनियाँ होती हैं। हिंदुस्तानी संगीत में विविधता उत्पन्न करने की छूट होती है, जबकि ऐसी स्वतंत्रता कर्नाटक संगीत में नहीं होती। कर्नाटक संगीत में गायन और वादन दोनों का बराबर महत्व होता है, परंतु हिंदुस्तानी संगीत में गायन सर्वोपरि होता है और वादन गायन का साथ देने के लिए होता है। तो ये थे कुछ मुख्य अंतर हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के, जो कि आपके यूपीएससी के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मेंस में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो जो भी व्यक्ति अभी 2020 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस और यूपीएससी की हो, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। चलिए बात करते हैं हम हमारे प्रश्न की ओर। तो ये तो था सवाल से संबंधित कंप्लीट रूप से एनालिसिस। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कुछ हमारा इस प्रकार से था कि पुरंदर दास के संदर्भ में विचार कर सही विकल्प को चुनिए। यह तेलुगु संगीत के महान संगीतकार थे। यह कथन गलत है क्योंकि ये कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार थे। तेलुगु आपकी आंध्र प्रदेश में होती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में यूज़ होने वाली भाषा है, जबकि ये जो हैं कर्नाटक से थे। तो कर्नाटक संगीत के ये महान संगीतकार थे, मतलब ये कन्नड़ भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है, कन्नड़ के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, संस्कृत भाषा में भी इनकी काफ़ी कुछ कृति आपको देखने को मिली है, तो इसको आप ध्यान रखें। इन्हें तेलुगु संगीत जगत का पितामह कहा जाता है। ये तेलुगु संगीत नहीं होगा, यहाँ पे ये कर्नाटक संगीत ही होगा। कर्नाटक संगीत का इन्हें क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे क्या होंगे, आपके गलत होंगे। इस हिसाब से आपसे पूछा गया था कि सही विकल्प कौन से हैं, तो ये दोनों कथन तो आपके गलत हुए। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं आपका इसका सही जवाब होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हम हमारे आज के प्रश्न क्रमांक 5 की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम और प्रश्न क्रमांक 5 है, क्वाड्रीसाइकिल के संदर्भ में विचार कर असत्य विकल्प को चुनना है। यहाँ ध्यान रखें, आपसे यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है, तो जल्दबाजी में गलत जवाब आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो असत्य कथन को आपको चुनना है। पहला कथन है, यह 3 पहिए का एक वाहन है। कथन नंबर दूसरा, यह 4 मीटर से अधिक लंबा वाहन है। कथन नंबर तीसरा, इसमें 1000 सीसी से अधिक का इंजन होता है। आपके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, तो ये विकल्प हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन का एनालिसिस। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये क्वाड्रिक साइकिल है। क्वाड्रिक साइकिल जो अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रही है और ये आपको बहुत जल्द आपके देश में भी देखने को मिलेगी। तो पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 22 मई 2020 को BS6 के लिए L7, जिसे क्वाड्रिक साइकिल भी कहते हैं, जिसे खास तरह की छोटी कार भी कहते हैं, क्लास के प्रदूषण मानकों के बारे में अधिसूचना GSR 308E जारी किया है। इसीलिए ये हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है। यह अधिसूचना भारत के सभी L, M और N श्रेणी के वाहनों के लिए BS6 मानकों के तहत प्रदूषण नियमों के लिए लागू होगी। बाकी सभी गाड़ियों के लिए ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। अगर हम कुछ और तथ्य की बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में क्वाड्रीसाइकिल सेगमेंट की शुरुआत की थी और इसे वाणिज्यिक और निजी दोनों तरह के उपयोग के लिए इसे मंजूरी दे दी गई थी। तो हाल ही में ये न्यूज़ में चर्चित रहा है और इससे सवाल आने की प्री में आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर मेंस में अगर आप इसका रिलेट करके लिखेंगे तो GS3 में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। पहले समझते हैं कि क्वाड्रीसाइकिल एक्चुअल में है क्या। क्वाड्रीसाइकिल वे वाहन हैं जो आकार में 3 पहिया वाहन के बराबर होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसका आकार एक ऑटो के बराबर है जो 3 पहिए की होती है, परंतु इसमें 4 पहिए होते हैं और यह पूरी तरह से एक कार की तरह ढका होता है। नियम के अनुसार एक क्वाड्रीसाइकिल
3.6 मीटर से अधिक लंबी नहीं हो सकती। 3.6 मीटर से ज़्यादा ये नहीं हो सकती, मतलब 3.5 मीटर की गाड़ी हो सकती है ये, इससे बड़ी गाड़ी ये नहीं हो सकती। इसमें 800 सीसी का इंजन लगा होता है, ये भी आप ध्यान रखें, 800 सीसी, ठीक है। और आपको सीसी का अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में सीसी का फुल फॉर्म पता करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। और इसके वज़न की अगर हम बात करें तो इसका वज़न 475 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है क्वाड्रीसाइकिल की। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत क्वाड्रीसाइकिल को गैर परिवहन के रूप में रखा गया है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसे गैर परिवहन के रूप में रखा गया साधन है, ये गैर परिवहन वाहन है ये आप ध्यान रखें। भारत में कार्गो परिवहन के लिए क्वाड्रीसाइकिल की अनुमति नहीं है, उन्हें एक कठोर जांच से गुजरना पड़ता है और भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम के सुरक्षा मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। तो ये थे कुछ क्वाड्रीसाइकिल से संबंधित कुछ तथ्य। अब जब क्वाड्रीसाइकिल की यहाँ पे बात आ गई है तो न्यूज़ में BS नॉर्म्स भी बना हुआ है। BS नॉर्म्स के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि BS नॉर्म्स एक्चुअल में है क्या, BS मानक क्या है। BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज, ये आपको पता होना चाहिए। BS का जो फुल फॉर्म होता है ये भारत स्टेज होता है। ये BS1 से शुरू हुआ, BS4 के हमारे यहाँ साथ अभी वाहन चल रहे थे, अब BS6 वाहन हमारे यहाँ आ गए हैं, तो ये आपको पता होगा। अगर आपने देखा होगा कि हाल ही में अभी जो 2 व्हीलर आते हैं या 4 व्हीलर आते हैं तो उनके जो हेडलाइट होते हैं वो मतलब जले हुए होते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो जिस भी 2 व्हीलर का हेडलाइट आपको जलता हुआ दिखता है, मतलब बंद नहीं होगा, तो वो आपका क्या होता है, BS6 का मॉडल होता है, वो 4 का नहीं BS6 मॉडल होता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशनें शुरुआत से बना दी गई थी। तो पहले और हम इसके कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं, फिर बात करेंगे। तो BS का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे देखा, जो कि कारों के अंदर प्रयोग होने वाले इंजन के द्वारा मुक्त किए गए प्रदूषक तत्वों के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाया गया मानक है। यह मानक दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहनों के साथ निर्माण कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर भी लागू होता है। विदित हो कि भारत प्रदूषण के विषय में यूरोपियन, जिसे यूरो भी कहते हैं, प्रदूषण मानकों का अनुसरण करता है और इस मामले में वह 5 साल से पीछे चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो BS4 हमारे यहाँ ज़्यादातर चला और अभी हाल ही में BS6 आए हैं, इन दोनों वाहनों में अंतर क्या है, जैसे कि आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई हुई थी मई के महीने में, तो वहाँ से ये कटिंग मैंने आपके लिए लिया है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो BS4 और BS6 में क्या मुख्य अंतर है ये आप समझ लीजिए। वर्तमान BS4 और BS6 मानकों में जो मुख्य अंतर है वह है गंधक का, जिसे इंग्लिश में सल्फ़र भी कहते हैं। इसमें गंधक की मात्रा से संबंधित है। BS4 जो होता है वो प्रमाणित इंजन 80% कम सल्फ़र छोड़ता है, सॉरी BS4 नहीं, ये BS6 होगा। जो BS6 मॉडल होता है वो 80% कम सल्फ़र छोड़ता है। विश्लेषकों का कहना है कि BS6 प्रमाणित ईंधन जलाने से डीजल की गाड़ियों में 70% तक कम NOx, जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, निकलता है तथा पेट्रोल की गाड़ियों में 25% कम NOx निकलता है। तो मतलब एक प्रकार से जो BS6 मॉडल है ये एक प्रकार से आपका क्या करेगा, प्रदूषण को कम करता है एज़ कम्पेयर टू BS4 मॉडल के हिसाब से, ठीक है ना। तो BS4 में जो प्रदूषण होता था वो इसमें कम होता है। आपने देखा कि इसमें 80% तक कम सल्फ़र निकलता है, ये आपको पता है। साथ ही साथ अगर हम इसमें कार्बन की अगर हम बात करें BS6 में, तो कार्बन भी इसमें कितना 70% तक इसमें कम कार्बन निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसमें कम कार्बन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसमें कम निकलता है। तो कहीं ना कहीं BS6 मॉडल हमारे लिए किफ़ायती और सेहतमंद भी रहेगा। तो इसीलिए BS6 वाले मॉडल अब हमारे मार्केट में देखने को हमें मिलने लगे हैं। तो ये थे कुछ हमारे इस सवाल से संबंधित तथ्य जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी था। बात करें अगर प्रश्न की, तो क्वाड्रीसाइकिल के संदर्भ में विचार कर आपको क्या बताना था, असत्य कथन बताना है आपको। कथन नंबर पहला दिया गया है, यह 3 पहिए का एक वाहन है। तो देखिए ये जो कथन है ये एक्चुअल में क्या है, असत्य कथन है, क्योंकि ये 4 पहिए का वाहन है। परंतु क्वेश्चन के हिसाब से तो ये सही होगा, क्वेश्चन के हिसाब से तो असत्य कथन है। कथन क्रमांक दूसरा है कि यह 4 मीटर से अधिक लंबा वाहन है। ये नहीं, ये 3.6 मीटर से लंबा वाहन नहीं हो सकता। तो यह कथन भी हमारे लिए गलत है, परंतु क्वेश्चन के लिए तो असत्य है, तो हमारे लिए सही होगा। इसमें 1000 सीसी से अधिक का इंजन
होता है जी यह गलत कथन है, ये 800 सीसी से अधिक इसमें इंजन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एक्चुअल में कथन गलत है, परंतु क्वेश्चन के लिए ये कथन क्या है, सही है। इस हिसाब से तीनों कथन हमारे क्या हैं, ये असत्य कथन है। मतलब ये जो तीनों कथन है ये क्या है, हमारे असत्य कथन है। इस हिसाब से आपके उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों कथन आपके क्या हैं, गलत हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो ये थे हमारे आज के मुख्य 5 प्रश्न जो कि आपके यूपीएससी, आईएएस या ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इनकी डेली आप इनकी आंसर राइटिंग भी करें, ताकि आपको ये इनबिल्ड करते हुए आना चाहिए आपके क्वेश्चनों में। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो, अगर आपके लिए किफ़ायती और आपके लिए नॉलेज है इन वीडियो में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, तो उससे वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को आप ज़रूर शेयर ज़रूर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो आपके तक पहुँच जाए। मिलेंगे हम फिर एक अगले सेशन में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, तब तक आप बने रहें द प्रदीप आईएएस अकेडमी के साथ। थैंक यू।